जो मूल्य देना क्या करना चाहिए? वी शुड ऑप्ट फॉर कॉज बेस्ड ट्रीटमेंट, यानी किस तरीके से पैथोजेंस का जो बायोकेमिकल लाइफ प्रोसेस है उसे ब्लॉक करें। सो वी शुड, हाँ बोलो। सर आपने सर इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस के जो डिफरेंस दिखाए थे ना, तो सर उसमें जो आपने एक लाइन लिखवाई थी, कम्युनिटी हाइजीन कैन रिड्यूस इन्फेक्शन, और नॉन इन्फेक्शियस में कम्युनिटी हाइजीन इज इन्फेक्शियस। देखो, अगर मान लो इसका मतलब है कि अगर किसी को कैंसर है, अब कम्युनिटी हाइजीन तुम्हारे पूरे इलाके में अच्छे से साफ सफाई हुई है, सैनिटाइजेशन हुआ है और धुएं वाली मशीन आई है जिसने क्या किया है कि सारे मच्छर मार दिए हैं, तो क्या उससे कैंसर फैलने से रुक जाएगा कि कैंसर जिसको है उसी को रहेगा? वो कभी फैलता ना। अगर चारों तरफ वहाँ पर कीड़े भी बजाते रहते तो क्या उससे कैंसर किसी को फैल जाता? मेरा कहने का मतलब है, क्या कम्युनिटी हाइजीन का कुछ भी इसमें रोल है नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़ यानी कैंसर को यहाँ से वहाँ पहुँचाने में? बोलो। कैंसर तो वैसे भी जिसको है उसी को रहेगा और उससे नहीं फैलेगा। ये बात अलग है कि दूसरी बीमारियाँ हो जाएंगी दूसरों को, लेकिन नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़ में जो हम साफ़ सफाई का, कोई कहते हैं खूब अच्छे से साफ़ सफाई रखो, तो ऐसा कहना बेकार है। जिसको डायबिटीज़ है उसे डायबिटीज़ रहेगा, जिसको कोई चीज़ है, ये जो खुद की बीमारी है, जो अपंग है, अपंगता भी एक बीमारी होती है, दैट इज़ इम्पेयर्डनेस, या इसको कहते हैं स्पेशली जो भी स्किल्ड पर्सन होते हैं, सो ऐसा स्पेशली एबल्ड पर्सन। तो स्पेशली एबल्ड कौन है? जो डिसेबल्ड है उन्हीं को तो स्पेशली एबल्ड कहा जाता है ना। तो क्या उनके हाथ पैर वापस आ जाएंगे, या फिर हम कम्युनिटी हाइजीन रखें, नहीं रखेंगे तो दूसरे भी अपंग हो जाएंगे क्या? तो इसलिए इन्फेक्शियस डिसीज़ के जो वेक्टर्स हैं वो अगर घटा दिए जाएं तो कौन सी बीमारी नहीं फैलेगी बताओ? मच्छर हटा दो, बीच बीच में से मक्खी हटा दो, फ्लाई। मेरा कहने का मतलब है कि जो इन्फेक्शियस डिसीज़ है वही नहीं फैलेगी, क्योंकि यही तो मॉस्किटो हैं, यही तो फ्लाइज हैं या हाउस फ्लाइज है, यही तो ये बीमारियां फैलाते हैं। अगर यही ना हो, रैट ना हो, तो क्या ये बीमारी फैलती? यूरोप में बोलो प्लेग फैलता क्या 1930 में? तो इस तरीके से कम्युनिटी हाइजीन अच्छा रखने से, सैनिटाइजेशन रखने से आप किस बीमारी को रोक सकते हो बताओ? ये सही बात है, इन्फेक्शियस को रोक सकते हो, नॉन इन्फेक्शियस में इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या चीज? अच्छा, दैट इज एक्सट्रिंसिक का कह रहे हो क्या? इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक, उसमें क्या पूछना चाहती हो? पूछो, आप बताइए क्या पूछना चाहती हैं। इंट्रिंसिक का मतलब दैट इज कि देखो, एक मिनट रुको बताते हैं कि जैसे इंट्रिंसिक का मतलब है कि जो हमारे अंदर हार्मोन की गड़बड़ी से हो वो सब इंट्रिंसिक होती हैं। जैसे कि किसी में क्या हो कि डॉफिज्म आ जाए, कोई बौना आ जाए, ठीक है। एक मिनट, अगर किसी में बौनापन आ जाए तो फिर वो कौन सी बीमारी होगी? ठीक है, हाँ, दैट इज डॉफिज्म, क्योंकि वो उसके हार्मोन की गड़बड़ी की वजह से हुआ है। ओके, दैट इज क्योंकि हमारे अंदर जो एक क्या होता है कि एक ऐसा हार्मोन बनता है जो पिट्यूटरी ग्लैंड से बनता है। तो ये जो माइंड के, ब्रेन के पीछे है, तो वो हार्मोन अगर हमारे अंदर ज़्यादा हो जाएगा तो वो हमें क्या कर देगा? गिग्नेटिज्म बना देगा, बहुत लंबा। और वही अगर कम हो जाए तो क्या हो जाएगा? क्या डॉफिज्म हो जाएगा? बौनापन आ जाएगा। बताइए, इज इट ओके? ठीक है, ये चीज हो जाए, ठीक है। दैट इज वो किस वजह से हुआ? इट इज ड्यू टू सम इंट्रिंसिक फैक्टर। तो इंट्रिंसिक, जो इंट्रिंसिक होती है, चाहे किडनी फेल्योर हो जाए, ये ऑस्टियोपोरोसिस हो जाए, हमारी हड्डियों की डेंसिटी कम हो जाए, ये सब इंट्रिंसिक है।
ये कैंसर हो गया, ये पूरी लिस्ट है। अगर किसी के आंख में मोतियाबिंद हो जाता है, कैटरेक्ट हो जाता है, तो वो सब क्या कहलाएगा? इंट्रिंसिक हो जाएगा। कैंसर ये सब कैसी डिसीज़ हैं, ठीक है? किडनी का फेलियर हो जाए, हार्ट फेलियर हो जाए, हीमोफीलिया हो जाए, दैट इज़ किसी के रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाए, या किसी भी तरीके से जो भी होगा ये इन। और एक्सट्रिंसिक क्या हो जाएगा? जैसे कि अगर न्यूमोनिया है, हमारे साथी को न्यूमोनिया था और आपको हो जाए, तो क्या वो एक्सट्रिंसिक होगी? दोज डिसीज विच स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अदर विच आर कॉज्ड बाई पैथोजेंस विच आर मेटाबॉलिक डिसीज, जो हमारे अंदर बायोकेमिकल रिएक्शन की गड़बड़ी की वजह से डिसीज होती हैं। अब हमारी बॉडी में सेल ही बढ़ने लग जाएं, तो बताओ वो उसमें किसी कोई पैथोजन आया है क्या सेल बढ़ाने के लिए? बोलो। अगर हमारे मान लीजिए कि गले में वो घेंगा रोग हो जाता है ना, ग्वाइटर, हमने फिगर दिखाया आपको कि नहीं ग्वाइटर का? अब मान लो हमारे बॉडी में आयोडीन की कमी हो जाए और जो थायरॉक्सिन हार्मोन ना बने और ग्वाइटर गला ही फूल गया, तो उसमें बेचारे किसी पैथोजन को क्यों दोष देना? कोई हमारे अंदर अमीबा चला आया था कि वायरस चला आया था? हमारे अंदर हार्मोन ही नहीं बन पाया, आपने ठीक से खाना पीना नहीं खाया, आयोडीन का नमक खाया ही नहीं और गला फूल गया। यानी विटामिन की कमी से हो, जो हमारे अंदर मेटाबॉलिक यानी माल न्यूट्रिशन की वजह से हो। कुछ नहीं खाया, विटामिन ए नहीं खाया, बी नहीं खाया, के नहीं खाया, ऐसे बहुत सारे विटामिन होते हैं। विटामिन सी नहीं खाया, आपने संतरे नहीं खाए, सिट्रिक फ्रूट्स नहीं खाए, विटामिन सी नहीं लिया, तो ये सब बीमारियां होती हैं। कभी प्रोटीन नहीं खाया तो उसकी वजह से पूरी बॉडी में बोन दिख रही है, देख लो कांगो के लोगों को। तो ये सब मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, ये इंट्रिंसिक है। और अगर कोई पैथोजन इंटर कर गया तो बताओ माही वो क्या है? बोलो। बस इतनी ही बात समझनी है। तो जो भी डिसीज एक्सट्रिंसिक का मतलब है जो भी फंगी से हो जाए, बैक्टीरिया से हो जाए, प्रोटोजोआ से हो जाए, वायरल फीवर। अब जैसे देखो हमें क्या होता है, इन्फ्लुएंजा। सो इन्फ्लुएंजा हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा कि वो किसी न किसी वायरस की वजह से हुआ है, तो वो फैलता भी। मलेरिया प्लाज्मोडियम बैक्टीरिया की वजह से होता है। तो इस तरीके से वो प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ है। तो जो भी हो, जो भी किसी न किसी पैथोजन की वजह से, उसकी अब हम लिस्ट लिखने जा रहे हैं, लिखेंगे अभी। तो जो भी बीमारी क्या होती है, किसी न किसी पैथोजन से हो, वो एक्सट्रिंसिक है। और जो हमारी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो तो वो प्रार्थना क्या हुई बताइए? बोलो। इतनी बात समझ में आ गई? तो आगे बढ़ें। अच्छा, अब जरा देखो, बस इतना ही मतलब होता है इन सब का। नाउ देयर आर सम डिसीज कॉज्ड बाय, अब हमने बता दिया एक्सट्रिंसिक डिसीज किससे होती है? बोलो। इंट्रिंसिक डिसीज इज कॉज्ड बाय मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। बोलिक हमारे अंदर ठीक से काम नहीं हो रहा है, डिसऑर्डर, कभी हार्मोन नहीं बन रहा है, हाँ, डिसऑर्डर और माल फंक्शनिंग ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर यही ठीक है, या कहीं ना कहीं मिस भी है, माल फंक्शन ऑफ बायोकेमिकल एक्टिविटीज, माल फंक्शन ऑफ सम, और मतलब सम ऑर्गन्स भी हो सकते हैं। जैसे किडनी फेलियर हो जाए किसी को तो क्या कहेंगे, वो कौन सा है? हार्ट फेलियर हो जाए, इंट्रिंसिक है, क्या चीज है वो? हार्ट फेलियर। और इस तरीके से जो हमारे बॉडी, कुछ नहीं, किडनी फेलियर हो गया, आपने खूब कोल्ड ड्रिंक पिया तो आपकी बॉडी में सोडियम बेंजोएट, वो जो होता है ना प्रिजर्वेटिव, क्या आप ये सोचते हो जो पैकेट में चिप्स पड़े रहते हैं खाती हो, उसमें प्रिजर्वेटिव नहीं पड़ा होगा? आलू का चिप्स ऐसे रख दो, सब वो खराब हो जाएगा, उसमें केमिकल्स पड़े रहते हैं जिससे कि वो प्रिजर्व रहता है। लेकिन क्या वे केमिकल्स हमारी बॉडी को सूट करेंगे? हम 100 दिन पहले बना हुआ चिप्स या कैंड सॉस खाएं, क्या उसमें जो सोडियम बेंजोएट, सब में सोडियम बेंजोएट पड़ा रहेगा, उसका एक ही जैसा स्वाद होगा चाहे आप कोई भी कैंड फूड खा लो? तो वो हमारी बॉडी में धीरे धीरे हमारे ऑर्गन्स को गला देता है, तो हड्डियों को हल्का कर देता है। उसके एक्सरे में देखोगे हड्डी बड़े ध्यान से देखने दिखाई पड़ेगी, एक्सरे में हड्डी ही नहीं दिखाई पड़ती है, और वो गिरेगा तो हड्डी टूट जाएगी, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, क्योंकि उसने ज़िंदगी भर कैंड फूड खाया है, उसने कभी फ्रेश खाना खाया ही नहीं, वेजिटेबल्स, और या फिर
या ऐसा भी किया है कि जो दूसरे फास्ट फूड वो होते हैं जो भली प्रकार से पकाए ना जाए, 2 मिनट में जो तैयार हो जाए, उसको कहते हैं फास्ट फूड। जैसे नूडल्स हो गए, उसमें चीज़ें कच्ची पक्की आ जाती हैं और जो भी है प्रॉपरली कुकड नहीं होती हैं। किडनी फेल्योर, हार्ट फेल्योर, ऑस्टियोपोरोसिस जानते हो? पोरोसिस, ऑस्टियो का मतलब क्या होता है? क्या बोन? और पोर का मतलब क्या होता है? छेद। अगर बोन की डेंसिटी कम हो जाए तो क्या ऑस्टियोपोरोसिस कहेंगे? अच्छा, इसके अलावा कैंसर में भी दैट इज ग्रोथ ऑफ डिफरेंट वो है। या फिर गिग्नेटिज्म का क्या मतलब होता है? गिग्नेटिज्म मतलब बहुत बड़ा हो जाए ना आदमी। और ड्वार्फिज्म का मतलब क्या होता है? क्या ये सब ग्रोथ हार्मोन्स की गड़बड़ी की वजह से होता है? जो कि हमारे हेड के पीछे एक पिट्यूटरी ग्लैंड है, वहां पर बनता है। सो इट इज इन, यहाँ पे कहीं पर ये ग्रोथ हार्मोन्स है, वहां से पूरी बॉडी में जाएगा। तो जो ग्रोथ हार्मोन्स है वहां से जाएगा, यही है ग्रोथ हार्मोन्स। तो उसमें अगर गड़बड़ी हो गई, कहते नहीं है कि भाई हमारे पीछे मत मारो, वहाँ छोटा दिमाग है, इसी को तो छोटा दिमाग कहते हैं, पूरी बॉडी को बैलेंस करता है। तो ये सारी बीमारियां जो होती हैं इंट्रिंसिक है। क्या इसमें कुछ लग रहा है आपको पैथोजन से हो रही तो बता दो। या आपको डायबिटीज हो गया है, तो डायबिटीज का मतलब क्या है? इडियोपैथिक लाइफ स्टाइल, डायबिटीज। सो जो ये भी बीमारी होती है, सो ओके, आई विल मेक इट क्लियर। Now it is regular or again intermittent? Okay, now it is clear. So diabetes ये सब हो गए। और भी कुछ भी मन में आता है तो आप लिख सकते हो। बॉडी इम्पेयरमेंट, कुछ भी अंग है। किडनी फेल्योर, हार्ट फेल्योर, किसी की हृदय गति रुक जाती ना, हार्ट अटैक। हार्ट अटैक सुना है कि हार्ट अटैक से मर गया कोई? क्योंकि ब्लॉकेज होएगा, ब्लड जा ही नहीं पाएगा। ये सारी चीजें हैं। अच्छा, एक्सट्रिंसिक की बात करो। Extrinsic disease is caused by pathogens की वजह से होती है एक्सट्रिंसिक डिसीज। तो कौन कौन से पैथोजेंस क्या क्या बीमारी फैलाते हैं? लेट अस सी इट नाउ। वायरस से क्या क्या होता है? वायरस, तो जो वायरस हुआ ये इन्फेक्शियस एजेंट माना जाएगा। इन्फेक्शियस एजेंट। और ये इतना हल्का होता है कि ये एयर के थ्रू ही फैल सकता है, कोरोना जैसे फैल जाता है। तो ये इतना हल्का है कि ये जो वायरस फैलेगा तो उसका वेक्टर है एयरबॉर्न डिसीज, एयर से फैल जाएगी, एयर उसे ले जाएगी। ठीक है। और वायरस से जो इन्फेक्शियस एजेंट वायरस है, और फिर उसके बाद वेक्टर कौन हो सकता है? यहाँ वेक्टर में थ्रू वेक्टर्स, तो वेक्टर यहाँ जरूरी नहीं है, बस एयर के थ्रू फैलती है, ये एयरबॉर्न है। और इनसे डिसीज क्या होती है बताइए? इससे डिसीज होती है कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड को क्या इन्फ्लुएंजा कहते हैं बताओ? इन्फ्लुएंजा। और इसके वायरस का नाम भी है इन्फ्लुएंजा वायरस। ठीक है, जरूरत नहीं है, जहाँ जरूरत होगी तो बता देंगे। सो कॉमन कोल्ड है, डेंगू फीवर है, डेंगू, तो ये भी वायरस है, डेंगू वायरस होता है। तो ये चीज़ है। इसी तरीके से हेपेटाइटिस बी का नाम सुना है? जानलेवा। बोलो, बोलिए। तो इस, तो डेंगू फीवर है, लेकिन डेंगू फीवर जो है वो उसको फैलाने वाले वायरस का क्या नाम है? डेंगू वायरस। जनरली जो वायरस है, अब जैसे कोरोना वायरस से कोरोना होता है कि नहीं, कि कुछ और समझ रहे हो? जो वायरस का नाम है वही बोलो। कहेंगे ये तो कोरोना वायरस आ गया है पता नहीं कहाँ से और हमें कोरोना हो गया है, तो क्या ये नहीं बोलोगे डेंगू वायरस आ गया था, मुझे डेंगू हो गया? अब डेंगू के सिम्टम में फीवर आ गया तो लोग उसे डेंगू नहीं बोलकर अब बोलने लगे डेंगू डिसीज हो गई है, तो लोग बोलने लगे अरे इसमें तो फीवर आता है, बोलो डेंगू फीवर आ गया है। तो कॉमन आदमी क्या बोलेगा? कॉमन आदमी को समझा पाओगे क्या
कि इसमें तो और भी सिम्टम होते हैं, उन्हें बोलो। उसे फीवर दिख रहा है तो फीवर बोल रहा है, उसे ब्रेन फीवर दिख रहा है, दिमागी बुखार जैसे येलो फीवर, तो कहता चेहरा पीला पड़ गया सब कुछ, और दिमाग में बुखार चढ़ गया, वो सोच समझ नहीं पा रहा है, कह रहे हैं येलो फीवर, मतलब शरीर पीला पड़ गया तो नाम बदल दिया येलो फीवर। समझ में आ गई ना बात? ऐसा हेपेटाइटिस बी, इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा का भी मतलब है जैसे स्नीजिंग हो गई, आपको छींक आ रही है, तो उसे क्या कहेंगे? इन्फ्लुएंजा। समझ में आई बात? अच्छा, हेपेटाइटिस बी में क्या होता है बताइए? हेपेटाइटिस बी तो ए होता है, लेकिन उसमें कोई मरता नहीं है, लेकिन हेपेटाइटिस बी जानलेवा, इसके टीके भी मिलते हैं 2-2 हज़ार रुपए के। तो हेपेटाइटिस बी हेपेटाइटिस वायरस से होगा। और एड्स भी वायरस से होता है क्या? ये पहले बताया जा चुका है। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम है। सिंड्रोम का मतलब ये हमारी बॉडी में जो सिम्टम्स आते हैं, लेकिन होता किससे है? क्या ये HIV वायरस से होता है? बोलो। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस HIV से होता है। वायरस फिर से ना लिखो, HIV हो जाएगा। अच्छा, अब ये देखो कि चिकन पॉक्स, किसी के बॉडी में अगर बहुत सारे क्या है कि दाने निकल आए हैं, तो उस चीज को क्या कहेंगे? दैट इज चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स या स्मॉल पॉक्स, तो ये क्या है कि ओके, मैं ठीक करता हूँ। अभी ठीक हुई है कुछ? चलो, अब देखो इसी तरीके से मीजल्स हैं, चेचक हो जाती है। सो दैट इज मीजल्स, इसे चेचक कहते हैं। पूरे बॉडी में चकत्ते पड़ जाते हैं, उसके निशान भी रह जाते हैं। मम्प्स, तो मम्प्स ये सब एक तरीके की बीमारी हैं, लेकिन आपको याद रखनी है, अभी हम सब दिखा रहे हैं सार्स। क्या आपने देखा है चाइना में बहुत सारे लोग, थाईलैंड, चाइना, हांगकांग में सार्स से मर गए? सार्स क्या है? सार्स का मतलब सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। आदमी को सांस नहीं आती है, और एक्यूट रेस्पिरेशन, सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। जरा रेस्पिरेशन, और एक्यूट का मतलब बहुत ज़्यादा, तो सीवियर का मतलब बहुत ज़्यादा, और अचानक जो चीज़ आ जाए तो उसे कहते हैं एक्यूट। एक होता नहीं एक्यूट डिसीज, एक होता है क्रॉनिक डिसीज। तो सीवियर का मतलब बहुत अधिक, और एक्यूट कि जिसमें बहुत तेज पेन हो, और रेस्पिरेटरी सांस ही ना आए, रेस्पिरेटरी, और ये बहुत दिन तक नहीं चलेगी। 1-2 दिन तक सांस ठीक से नहीं ले पाएगा, फिर मर जाएगा। बहुत लोग मारे गए, कई लाख। सिंड्रोम, ये चाइना में एक उन लोगों ने वायरस बनाया था, और उसे पैकेट में भेज के दूसरे देशों में भी ये खूब फैलाया, लेकिन उनके यहाँ के भी लोग मरे। उसमें वायरस भर देते थे, वो जो एक वो होता है एनवेलप, और उसे पोस्ट कर दिया जगह जगह कंट्री में, और जिसने भी खोला उसे ये वायरस पकड़ लिया। जिसके हाथ लगा, जिसके एक भी पार्टिकल लगा, जिसने उसे हैंड ओवर किया, कहीं कहीं पे उसमें से हल्का हल्का गिरता गया और फैलता गया। तो चाइना ने ये पूरी दुनिया में सोचा फैला करके हम जीत जाएंगे, लेकिन उसके खुद के देश में भी फैल गया। तो इसमें क्या होता है कि सार्स की जो बीमारी है, सारे लोग वो मास्क पहनते हैं, लेकिन फिर भी मरते जाते हैं। तो हम आपको दिखा दें, जितनी हमने वायरस की बीमारी बताई है, फिर आगे की बात करें। नाउ अब देखो कि ये देखिए कि इसमें सच इज द इफेक्ट कि इसका भी जो वायरस है वो कोरोना वायरस की तरह था, लेकिन इसका बहुत चाइना में आतंक फैला। सारे लोग पहनते थे और बस गिरते जाते थे, इसमें बच नहीं पाता था। बहुत लोग इसमें इतने डर गए थे, एंड मिलियंस ऑफ पीपल किल्ड, इतनी बात थी। समझ में आई बात की नहीं? तो सब इस तरीके से पूरे चाइना, हांगकांग में मरे बहुत लोग थे, लेकिन ये बहुत पहले हुआ था। ये 98 में होता, 1998 में, और ये
मरते जा रहे थे लोग, चाहे गली गली में देखो, इतना कोरोना से भी ज़्यादा ये वो था, बट ये ऐसा था। और इसका जो वायरस था वो कोरोना की तरह ही था, ज़्यादा ऐसा नहीं था कि चेंज हो, इसलिए आप इसको देख लें, इट इज़ लाइक समथिंग लाइक कोरोना। तो ये तो बात हमने देख ली, क्या है कोरोना जैसा नहीं लग रहा है इसका वायरस। अच्छा, मैंने ये बात आपको बताई कि मम्प्स, तो आप ये बीमार देख लें जिससे पता चल सके। तो नाउ ये होता क्या है कि गले में कुछ अगर कहीं पर भी उठ जाए तो मम्प्स कहते हैं, इसको कहते हैं कंठमाल। गले में कहीं ना कहीं मोटापा आ जाए, एक होता है सामने आता है और कहीं भी निकल आए, तो उसको क्या कहेंगे बताइए? नाउ इट इज़ मम्प्स। इस तरीके का इरेगुलरिटी आ जाए तो ये मम्प्स है, ठीक है। और हमने आपको, ये भी वायरस से होता है, तो मम्प्स का जो भी वायरस होगा मैं अभी आपको देख के बता दूं, लेकिन याद करने की ज़रूरत नहीं है। बट इट इज़ ऑल द डिसीज़ विच आर कॉज्ड बाई वायरस, तो ये वायरल डिसीज़ है, ठीक है। सो वायरल इन्फेक्शन है मम्प्स जो भी है, इसका कोई कॉजेटिव एजेंट होगा, बट इट इज़ बेटर टू इग्नोर कि किस वायरस होता है, जो ज़रूरी होगा हम लिखा देंगे। ओके, नाउ इतना समझ लो कि वायरस से होता है, और मम्प्स होता क्या है इतना आप समझ लीजिए। ओके, नाउ नेक्स्ट इज मीजल्स। मीजल्स, हाँ बिल्कुल, इसमें देखो वैक्सीन आजकल लग जाती है, नहीं तो पहले इस तरीके का ये ओके, ये देखो मीजल्स। नाउ इज इट ऑडिबल और नॉट? नहीं, तो ये देखो मीजल्स हो गया। किसी के पूरे बॉडी में अगर इस तरीके के दाने पड़ जाएं तो क्या कहा जाएगा? मीजल्स। लेकिन अभी हमको इन सब के टीके लग जाते हैं, तो अभी मीजल्स नहीं होता। पूरे पीठ में दाने हो जाएंगे, बॉडी में दाने हो जाएंगे, पूरी बॉडी में, बहुत इरिटेटिंग होता है। तो हमने मीजल्स आपको बता दिया। स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स आप लोगों ने देखा है स्कूल में, तो बच्चों को कई बार हो जाता है, हैव यू सीन? तो उसमें भी इस तरीके के दाने आ जाते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ हो जाती है। और इसके अलावा एड्स में इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम है, छींक भी आ जाए, फीवर आ जाए तो आदमी मर जाए। डेंगू फीवर तो दिल्ली में खूब फैला है, वो फीवर जैसा ही होता है। तो इस तरीके से आपको ये पूछा जाएगा कि कौन कौन से वायरस से होते हैं बीमारियां। तो आपको पता चल रहा है ना कौन कौन से होते हैं? कॉमन कोल्ड, डेंगू, हेपेटाइटिस, एड्स, चिकन पॉक्स, 6 स्मॉल पॉक्स, मम्प्स, मीजल्स, मम्प्स। इन तीनों में क्या होते हैं? दाने निकल आएंगे। और 9 है सार्स। सार्स का क्या मतलब होता है? प्रार्थना। सार्स में क्या चीज़ होती है? बोलो। सांस नहीं ले पाता है, समझ में आई बात कि नहीं? सीवियर एक्यूट रेस्पिरेशन का मतलब दैट इज ब्रीदिंग प्रॉब्लम। ओके, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स ये हमने लिख दिया है। और स्वाइन फ्लू समझते हो? स्वाइन का मतलब समझते हो? ये सुअर से फैलता है, पिग से। और ये किस वायरस से फैलता है? H1N1। इस वायरस का नाम क्या है? H1N1 वायरस है। तो ओके नाउ नाउ इज इट ओके? अब 1-2 दिन में कोचिंग खुल जाएगी, फिर ये सब प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। नाउ एम आई ऑडिबल? ठीक है, तो स्वाइन फ्लू के बारे में देख लें। स्वाइन फ्लू, सो पिग से ये फैलता है, और इसके नाउ एंड इट इज़ वायरल। तो इसमें बहुत सारे पिग ऐसे मर गए। ये पिग है ना, तो पिग मर गए, और पिग से फिर क्या हुआ? पिग तो ये मरते चले गए। सो ए लार्ज नंबर ऑफ पिग्स हैव डाइड। और कई बार क्या होता है कि ऑस्ट्रेलिया में स्वाइन एक पालतू है,
तो बच्चा एक अगर पालतू सुअर को ऐसे किस करेगा तो क्या होगा बताओ? क्या बच्चे में भी इन्फेक्शन हो जाएगा? बोलो, बताइए। तो इस तरीके से स्वाइन फ्लू लोगों से स्वाइन फ्लू लोगों में पहुंचा पिग से, पिग मरे, फिर आदमियों का मरना शुरू हो गया। सो इट वाज आल्सो ए काइंड ऑफ पेंडेमिक, जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में बहुत ज़्यादा रही एक समय पे। कई सुअर, वहीं सबसे ज़्यादा पिग वो होता है पिगरी, तो उसका जो फ्लैश है वो बेचा जाता है। तो स्वाइन फ्लू वहाँ पर बहुत, जिसने खाया, खाने से तो हो ही जाएगा, जो उसके कांटेक्ट में थे, जो पिग फार्मिंग करते थे, उनको सब वो भी मर गए। तो ये भी एक समय में इसने बहुत तहलका मचाया। जापानीज इंसेफ्लाइटिस क्या होता है? क्या दिमागी बुखार? बोलो। हाँ, येलो फीवर। तो जापानीज इंसेफ्लाइटिस, सो ये भी इसी तरीके का है। ये सब एक एक नंबर के आएंगे, तो आपको याद रखना है येलो फीवर, दिमागी बुखार, आदमी सोच नहीं पाता है, दिमागी बुखार। येलो तो पूरी बॉडी होती है, बट ये सारे, ये 11 नंबर तक आपको याद करने की वायरस के हैं। ज़्यादातर याद हो जाएंगे क्योंकि वायरस वाले बहुत सीवियर होते हैं। अच्छा, बैक्टीरिया को देखो। अब बैक्टीरिया, वायरस तो जानते हो ना, जिसमें डीएनए और प्रोटीन कोट होता है, लेकिन बैक्टीरिया जानते हो उसमें सेल वॉल भी होती है, सेल भी होता है, फ्लैजेला भी होता है, पाइलस भी होता है। आपकी बुक में तो बना है ना बैक्टीरिया? बोलो। तो अब ये बैक्टीरिया की वजह से टाइफाइड होता है। टाइफाइड का मतलब जानते हो? टाइफाइड हिंदी में किसे कहते हैं? तपेदिक। 1 महीने तक फीवर आता रहेगा। बोलो, तपेदिक। यानी इसका ये 1 महीने तक आएगा, फिर आपके किसी ऑर्गन को कभी ना कभी आगे चल के खराब कर देगा। जिसको 1 महीने तक का टाइफाइड कभी पड़ा है, उसकी समझ लो आगे चल के किडनी खराब होनी है। तो वैसे टाइफाइड के इंजेक्शन लगते हैं, टाइफाइड, खसरा, काली खांसी, तो इस तरीके से बहुत सारे इंजेक्शन लगते हैं। तो ठीक है, बीसीजी के इंजेक्शन लगते हैं बच्चों को, जो 6-6 महीने में नहीं वैक्सीनेशन दिया जाता है। अभी हम वैक्सीनेशन देखेंगे। बच्चों को बार बार माएँ लेके डॉक्टर के यहाँ जाती हैं, कहते हैं उसको टीका लगवाना है, कि जिससे उसको भविष्य में आगे कोई बीमारी ना हो। और अगर उसको वैक्सीनेशन न लगाया जाए तो फिर उसको बीमारी होगी। वैक्सीन का मतलब उसको हल्की सी इस वायरस की डोज दे दी जाए, थोड़ा सा H1N1 डाल दिया जाए या उससे मिलता जुलता, तो क्या उसकी बॉडी पहले से ही प्रिपेयर हो जाएगी H1N1 से लड़ने के लिए। और फिर आगे अगर H1N1 अचानक हमला करेगा तो क्या बॉडी का जो डीएनए है वो धड़ाधड़ वैसे प्रोटीन बनाने लगेगा, हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज, जो कि पैथोजन से लड़ सके। बोलो। तो ऐसे में यदि हमारी बॉडी को पहले से तैयार कर दिया जाए, थोड़ा सा हर एक वायरस डाल के, तो क्या हमारी बॉडी इतनी इनफ स्ट्रांग हो जाएगी कि आगे कभी भी कुछ होगा तो डीएनए बोलेगा कि 20 साल पहले एक ऐसा ही दिखने वाला वायरस आया था या बैक्टीरिया आया था और हमने उसको ये प्रोटीन बना के मार भगाया था। तो क्योंकि छोटे बच्चे में इम्यून सिस्टम ज़्यादा होता है, क्यों बच्चों को कोरोना का टीका नहीं लग रहा है, सब बड़ों को लग रहा है? क्योंकि बच्चों में इम्यून सिस्टम है, बच्चों में बीमारी जल्दी नहीं पकड़ती है कोई, या वो किसी चीज़ से मरते नहीं हैं। उनके अंदर का जो मेटाबॉलिज्म है वो बहुत फास्ट है, उनके अंदर प्रोटीन का सिंथेसिस धड़ाधड़ होता है, तो एंटीबॉडीज धड़ाधड़ बनती हैं। सो इट इज़ एट वेरी फास्ट रेट। Hence, if some virus, some bacteria, some pathogen is coming inside body, then they can kill it more rapidly and more efficiently. बात समझ में आई कि नहीं? तो वैक्सीनेशन का मतलब समझ में आ गया ना, कि चाहे माउथ से दोगे तो ऑकुलेशन कहा जाएगा, इनॉकुलेशन, और अगर वैसे दोगे टीका लगोगे तो वैक्सीनेशन, जो भी हो। अच्छा, टाइफाइड बैक्टीरिया की वजह से फैलता है। दूसरा कॉलरा, ठीक है। सो सबके अपने हैं। कॉलेरम बैक्टीरिया, लगभग नाम मिलता जुल। अच्छा, तो मैं बताता जाता हूँ, इन सब के लिखवा दूंगा। ओके, तो मैं भी बता दूंगा। तो नाउ दिस इज, जैसे कि इन्फेक्शियस डिसीज में मैंने आपको बता दिया कि ये सारी डिसीज होती हैं। ओके, तो मैं इनके एजेंट्स आपको बता देता हूँ सबको।
नाउ infectious disease and name of their agent. According to NCBI, NIH, the agents that cause disease fall into 5 groups: viruses, bacteria, fungi. Now, ठीक है, तो इसमें लेट अस सी कौन कौन सी बीमारी हैं। एक तो हमने आपको बताया कि कॉलरा हो गया, ओके। नाउ नेक्स्ट वन, इसके हम अभी एजेंट्स के नाम बताते हैं आपको, ओके। तीसरा कौन सा है, दैट इज ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस क्या होता है, क्या टीबी, हाँ, या दमा, सांस की बीमारी। सो इट इज अ काइंड ऑफ रेस्पिरेटरी, ये होगा कोई भी डिसीज, सो रेस्पिरेटरी डिसीज है। नाउ अब देखें, अच्छा, ओके। नेक्स्ट इज ट्यूबरक्लोसिस एंथ्रेक्स। सो एंथ्रेक्स, तो ये एंथ्रेक्स भी बैक्टीरिया की वजह से होगा, टीबी भी बैक्टीरिया। पहले ये देखो कौन कौन सा किसकी वजह से, फिर मैं इसके बगल में ही वायरस के नाम लिख दूंगा। एंथ्रेक्स आप समझते हो किस तरीके की बीमारी है? कॉलरा समझ रहे हो क्या? ये फूड पॉइजनिंग है, बोलो। पहले बताया है मैंने। और दमा तो समझते हो टीवी है, हाफ हाफ के सांस न ले पाए। और एंथ्रेक्स आपको दिखा देता हूं, ओके। नाउ एंथ्रेक्स, सो ये भी एक तरीके की अलग तरीके की बीमारी है कि जिसमें बॉडी में क्या होता है कि कई तरीके के घाव हो जाते हैं अपने आप, कि ये जैसे अपने आप फटने लगता है बॉडी। तो इट इज़ ए डेंजरस डिसीज। पहले शुरू में थोड़े थोड़े होते हैं और फिर उस, हाँ, ये एंथ्रेक्स है। और फिर ये इतना सीवियर हो जाता है कि जैसे हमने बताया कि वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फटने लगता है, फिर आदमी मर जाता है उसी में ही। सो इट इज़ ए डेंजरस काइंड ऑफ डिसीज जो पूरी बॉडी में फैलने लगती है, ठीक है। सो एंथ्रेक्स की अलग से लगवानी पड़ती, पहले से ये थी नहीं, तो ऐसे बॉडी में घाव हो जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ एंथ्रेक्स हो गई। अब देखो, तो सोर्स डेवलप हो जाते हैं, घाव डेवलप हो जाते हैं, वुंड्स। अब आगे देखो कि एक्ने, तो मुहासे आ जाते हैं कि नहीं? तो इसमें तो घाव हो जाता है बॉडी में। बात समझ में आई कि नहीं? पूरी बॉडी में। और ये बताओ, किसी को आपने देखा आपके स्कूल में जब बच्चे होते हैं जो टीनेजर्स हैं, या जब आगे चल करके वो एडल्टहुड में जाएंगे, तो मुहासे नहीं आ जाते हैं? वो परेशान रहते हैं क्योंकि उनकी बॉडी में ऑयल ज़्यादा होता है या हार्मोनल चेंज होते हैं, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है कि मुहासे आने लगते हैं, फेस ऑयली सा हो जाता है। तो पिंपल्स नहीं आ जाते हैं? बोलो, पिंपल, पिंपल्स की बात की जा रही कि अगर छोटे छोटे दाने हो जाएं तो उसको कहते हैं कि एक्ने हो गया है। तो चेहरे, फिर वो उसकी लोग दवा लेते हैं कि फेस क्लियर और ना जाने कौन कौन सी। सो इट इज़ काइंड ऑफ पिंपल। मैं दिखा देता हूँ, बट ऑल क्लियर या ऐसे करके इसको लोग जानते हैं। बट इससे लोग परेशान तो रहते हैं कि चेहरे पर किसी किसी का तो उसकी सुंदरता मिट जाती है। अगर किसी के चेहरे पे ऐसे पिंपल्स आ जाएं तो अच्छा लगेगा क्या चेहरा? ये देख लो, ऐसे जनरली आपने देखा नहीं है क्या यंग लोगों में? बोलो। हाँ, सफ़ेद कलर के नहीं, ये ऑयल, ये एक तरीके से ऑयल भरा हुआ सोर्स है। तो जैसे जैसे
हाँ अलग अलग है। अगर किसी को मान लो किसी गर्ल के या लेडी के हो गया तो उसे चिंता हो जाती कि चेहरा खराब हो रहा है। क्या पिंपल सुंदरता की निशानी तो नहीं है। तो एक ये पिंपल्स आ गए। एक होता है कि हंसने पे डिम्पल बनते हैं और एक होता है कि पिंपल हो जाए चेहरे पे, तो उसके लिए बहुत सारे वो नहीं होते हैं पिंपल्स के लिए। बोलो समझ में आ गई बात कि नहीं। तो एक्ने का मतलब क्या है, पिंपल। अब पिंपल की जो भी हिंदी हो, हम तो मुहासे कहते हैं, आपको मुझे पता है मुहासे ही बोलते हैं इसको, मुंह में जो आ जाए। तो इस टेटनस, अगर कोई ऐसी रस्टी चीज, रस्टी आयरन आपके अंदर घुस जाए या ऐसा जिसमें जंग लगाओ, तो पूरी बॉडी में एक तरीके का वायरस आ जाएगा और वो आपको इन्फेक्ट कर देगा। ब्लर हो गई, ओके ओके। ना अब देखो कि दूसरी चीज है कि टिटनस क्या होता है। टिटनस, हाँ अगर आप किसी ऐसी लोहे से ही होता है, लोहे में अगर रस्ट आपकी बॉडी में चला गया तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसा बैक्टीरिया होता है जो हमारी बॉडी में, चूंकि ये बैक्टीरिया से होती है, बैक्टीरियल है, तो कुछ ना कुछ इसका बैक्टीरिया है जो हमारी बॉडी में चला जाता है, वो उसी पे फलता फूलता है, तो इसलिए इसको टिटनस कहते हैं। फूड पॉइजनिंग अलग से भी कहा गया है, बट वो फूड पॉइजनिंग का यही एक टाइप है जिसको हमने कॉलरा कहा है, ठीक है। और फूड पॉइजनिंग अलग से भी लिखे तो भी यही आ जाना, फूड पॉइजनिंग। अगर वो छोटे स्तर पर हो तो सिंपली फूड पॉइजनिंग कह दो कि कोई चीज़ ऐसी खा ली जो खराब हो चुकी। एथलीट फूड समझते हो, एलिफेंटियासिस बोलो। एथलीट फूड वो हुक वॉर्म से हो, एथलीट फूड। और या ऐसा भी हो सकता है रिंग वॉर्म, तो वो कुछ ऐसी चीजें हैं। ब्लैक हो जाए, एक मिनट, हो सकता है फोकस हो जाए ठीक, या मैं और ओके। अब की देखना। नाउ अब हम आगे की बात करते हैं जो फंगी से होती है। तो एथलीट फूड जो होती है फंगस से होती है, ये थर्ड लिखो। कॉजेटिव एजेंट इसका क्या है, फंगी। तो एथलीट फूड, पैर फूल जाएं और पैर के फूलने, फूट लिखिए। और इसके अलावा और क्या हो सकता है कि ठीक है, स्किन इन्फेक्शन, कोई भी स्किन इन्फेक्शन, ये मैं दिखा रहा हूँ, दैट इज फंगल डिसीज जो भी होती हैं सारी फंगल डिसीज। तो अब इस तरीके से बॉडी में कहीं एचिंग होने लगती है। तो ऐसा देखा है कि कहीं पर अगर मान लीजिए स्वेटिंग ज़्यादा हो रही है और आपकी बॉडी में फिर वहाँ बहुत एचिंग होगी, ये देखा है, रेड रेड हो जाएगा, फिर वो खुजलाते, रेशेस आ जाते हैं, फिर वहाँ खुजली करते रहो, तो ऐसा हो जाता है ना बॉडी में, नहीं फंगल इन्फेक्शन। तो कहीं पर बहुत हल्का हल्का भी होता है, कहीं ज़्यादा हो जाता है, ऐसा नहीं है, देखा है, फिर एचिंग करनी पड़ती है। तो ये एक तरीके के फंगल इन्फेक्शन है, ये पैर में भी हो जाता है। तो मैं एथलीट फूड भी दिखा देता हूँ, दैट इज एथलीट फूड। एक मिनट, एथलीट फूड, According to Apollo Hospitals, a fungal infection that usually begins between the toes. अभी बता रहे हैं। कि ये है एथलीट फूड, जैसे कि इस तरीके का हो, टोस के बीच में यहाँ पर आ जाए, तो उसको कहेंगे एथलीट फूड। और मैं और क्लियर दिखाऊं तो करीब करीब ऐसा। तो एलिफेंटियासिस नहीं है ये, अगर आपके पैर की उंगलियों के बीच में इस तरीके का फंगल इन्फेक्शन, ये फंगस जैसा नहीं लग रहा है, और फंगस से होता ही है पैर में, तो पैर की उंगलियों में ऐसे सफ़ेद सफ़ेद हो जाए, तो दैट इज कॉल्ड एथलीट फूड। समझ में आई बात कि नहीं? तो ज़्यादा तो इसी से समझ में आ रही है, कट जाए नीचे से, दैट इज एथलीट फूड। ओके,
तो एलिफेंटियासिस अलग है, एथली फूट अलग है, वो वॉर्म से होता है, ये फंगी से होता है, तो दोनों में डिफरेंस है कि नहीं? वॉर्म तो अलग होते हैं, फंगी तो बहुत छोटे छोटे होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी, कभी फंगस बड़ी भी होती है, बड़े बड़े भी फंगी होते हैं। अब ये देखो स्किन इन्फेक्शन हो गया, यही दो याद रखने हैं। प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ तो जानते हो ना, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक, हेलो, हाँ वो मैं अभी क्लास हमारी चल रही है उसके बाद से, तो मैं जा नहीं पाया बाहर, और मैं आपका आज ट्रांसफ़र कर दूंगा अभी बाहर जाके। ओके, अभी भी चल रही है क्लास, तो डिस्टर्ब हो जाता है, उसी फ़ोन से हम लोग पढ़ाते हैं ऑनलाइन। ओके ओके, now if it is attacking on lungs then its target organ is lung। तो हर एक चीज का है, किसी किसी का टारगेट ऑर्गन हमारा क्या लंग्स में, ये टेप फॉर्म के क्या बता, ये ट्राइपेनोसोमा जो एक तरीके का इस तरीके का बना हुआ है ना, ट्राइपेनोसोमा, इससे स्लीपिंग सिकनेस हो जाती है। मतलब जो आपके रेड ब्लड सेल है उनका आकार देखा कैसे बदल गया ट्राइपेनोसोमा की वजह से, तो उसने उसका आकार ही बदल दिया, वो फट जाएंगी सारी रेड ब्लड सेल्स। अब जब आपकी बॉडी में रेड ब्लड सेल ही नहीं रहेगी, ऑक्सीजन की कमी कर दो तो आदमी मरा मरा सा नहीं लगेगा। एक हेल्दी भाई एक हेल्दी रेड ब्लड सेल से और एक देखो टूटी हुई, तो टूटी हुई रेड ब्लड सेल को किसने तोड़ दिया? क्या ट्राइपेनोसोमा ने तोड़ दिया? तो जब, और क्या ये मालूम है आरबीसी ही हमारी बॉडी में ऑक्सीजन कैरियर है, क्योंकि उसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन को पकड़ पकड़ के लंग से सब जगह पहुंचाता है। बोलो, तो अब जब आरबीसी नहीं रहेगा तो फिर आदमी सोया रहेगा। अब जरा देखो यहाँ पर वी विल सी दैट in text question page 180, पे देखिए, list any 3 reasons why you would think you would sick and or you are sick and ought to see a doctor, कि आपको किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। आप कब कब ऐसा महसूस करते हो कि आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए? इफ ओनली वन ऑफ दीज सिम्टम्स वर प्रेजेंट वुड यू स्टिल विजिट अ डॉक्टर। कभी कभी सर्दी जुकाम हो जाता है, सर दर्द भी करने लगता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। तो अगर सब कुछ ना हो रहा हो, केवल एक ही डिसीज़ हो, वुड यू देन ऑल्सो परसू ए डॉक्टर, तब भी डॉक्टर के पास जाओगे? अगर जाओगे तो क्यों, और अगर नहीं जाओगे तो क्यों नहीं? तो पहले क्वेश्चन का आंसर, the following 3 symptoms indicate our disease and urge to go। कोई 3 symptom बताओ। तो the following 3 symptom ठीक है, indicate, वो क्या indicate करते हैं? that we are sick, that we are sick। कौन कौन से सिम्टम है? जैसे हेडेक हो रहा हो, शिवरिंग हो रहा हो, बॉडी टेम्परेचर, राइज इन बॉडी टेम्परेचर। सो हैविंग हेडेक, सर दर्द हो आपको, हैविंग हेडेक, और शिवरिंग, कपकपी लग रही हो, सर्दी है। शिवरिंग का मतलब समझ में आया? कपकपी, हाँ कपकपी, और या फ्लक्चुएशन इन बॉडी टेम्परेचर, कम ज़्यादा हो जाए, कभी बॉडी ठंडी भी हो सकती है और कभी गर्म। वैसे 98.6 होगा तब हमारी बॉडी का टेम्परेचर ठीक माना जाता है, ऑफ बॉडी टेम्परेचर, या 37 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस या 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये होगा तो ठीक है, नहीं तो कहा जाएगा कि कुछ न कुछ गड़बड़ है, हमारी बॉडी के प्रोटीन काम नहीं करते हैं, फिर सारी जो भी रिएक्शंस होती हैं, बायोकेमिकल रिएक्शन सब सस्पेंड हो जाती हैं। फीवर होने से बॉडी में कुछ काम नहीं होता है, मालूम है?
बॉडी टेम्परेचर। अच्छा, दूसरा क्या हो सकता है कि कब विजिट करना चाहिए, या डायरिया हो जाए, लूज मोशन होगा तो विजिट करना चाहिए, हैविंग लूज मोशन या डायरिया, यानी कोई प्रोटोजोआ पहुंच गया है बॉडी में। अच्छा ये देखो, हैविंग ए वुंड विथ पस, कहीं घाव हो जाए और उसमें पस, वाइट पस आ जाए तो जाना चाहिए क्या? हैविंग अ वुंड, जब उनको ट्रीट नहीं करते तो कैंसर भी बन जाता है, क्योंकि वो फिर पॉइजनड हो जाएगा, पस फिर वो बढ़ता चला जाएगा। तो अगर हमारी बॉडी में वो वहां पर वाइट पस क्यों आता है बताओ, कभी वुंड होता है तो बताओ। और वाइट पस क्या होता है? क्या वाइट पस WBC है कि बाहर से कोई बैक्टीरिया आ गया तो उसको किल करने के लिए बॉडी अपने सारे WBC वहीं भेज देती है क्या? बताओ। तो WBC ये हमारी बॉडी का एक एंटीबॉडी सिस्टम है। अगर वाइट पस ना भेजे तो बैक्टीरिया तो वहां पर तहलका मचा दे, धमाल कर दे, तो पूरी बॉडी के सारे WBC भेजे जाते हैं कि जाओ उसे ठीक करो। लेकिन जब वो ठीक करता है या उसे किल करता है तो क्या हमें वहां दर्द होता है? बोलो। बोल भाई, आपको वहां दर्द होता है क्या? वहां इन्फ्लेमेशन होता है, जलन होती है जब वो उसको किल करता है, वहां जलता है कि अरे यहाँ तो पस निकल रहा है, कितना जल रहा है। आप सफ्रामाइसिन लगा लेते हो या उस पर ठंडी बर्फ लगा लेते हो, कुछ ना कुछ करते हो ना। लेकिन क्या ये हमारा हीलिंग सिस्टम है। तो हम क्या करते हैं कि उसको ठीक करने के लिए, एक क्या होता है, जलन हो रही है, जलन से ठीक हो रहा है ना, बोलो। अगर वहाँ जलन हो रही है तो क्योरिंग हो रही है, फिर हम उस जलन को ठीक करने के लिए एंटी हिस्टामिन ले लेते हैं कि हमारी जलन रुक जाए। डॉक्टर्स कहते हैं यहाँ बहुत जल रहा है, यहाँ पस आ रहा है, तो वो पूछेगा क्या करें, जलन कम कर दें, तो आप कहते हो हाँ, लेकिन जलन कम हो जाएगी तो क्या जल्दी ठीक होगा? बोलो। ये सिम्टम बेस्ड ट्रीटमेंट है। अगर कोई अगर बोल दे डॉक्टर से कि मुझे एंटी हिस्टामिन दे दो, हिस्टामिन का मतलब जलन, और अगर एंटी हिस्टामिन तो जलन को कम करने वाली दवा। समझ में आई बात की नहीं? तो कुछ लोग एंटीपायरेटिक लेते हैं फीवर को कम कर, पायर का मतलब फीवर, आग, तो एंटीपायरेटिक। कुछ लोग एंटासिड ले लेते हैं और कुछ लोग एंटी हिस्टामिन ले लेते हैं। एंटी हिस्टामिन इज टेकन फॉर इन्फ्लेमेशन ड्यू टू पस। समझ में आई? कभी पूछे टीचर तो बता देना। सो इफ, ठीक है, इट इज इन्फ्लेमेशन, कहीं पर क्या होगा, इट इज इन्फ्लेमेशन, देन वी फ्रीक्वेंटली टेक, क्या करते हैं, टेक एंटी हिस्टामिन। हिस्टामिन का क्या मतलब है? क्या हमारी बॉडी में ऐसे प्रोटीन है जो जलन पैदा करते हैं? बताओ। सो प्रोटीन विच प्रोड्यूस, वो क्या कर रहे हैं बताओ? प्रोड्यूस इन्फ्लेमेशन। क्या उनकी जरूरत है जिससे कि वो उसे मार सकें? और क्या हम अपने ऐसे अच्छे प्रोटीन को ही मार देते हैं एंटी हिस्टामिन लेके? बोलो। अगर सिम्टम बेस्ड ट्रीटमेंट करें, हम उनसे कहते हैं हटो हटो तुम लोग अपना काम बंद करो, तो क्या ये अपनी बॉडी के साथ खिलवाड़ नहीं हुआ? जहाँ कहीं पस था उसमें पूरी बॉडी में टेम्परेचर भी बढ़ाया। क्यों टेम्परेचर बढ़ाया? क्योंकि कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन होगी तो क्या उसमें टेम्परेचर, एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं होगी, क्या टेम्परेचर नहीं पैदा होगा? और हम सोचें कि हम इन्हीं प्रोटीन को ही मार दें, तो क्या ये अच्छी बात है कि बुरी बात? हम तो एंटी हिस्टामिन ले रहे हैं। तो डॉक्टर को हमें ये नहीं कहना चाहिए, अपनी बात बता देनी चाहिए कि हमें जलन हो रही है, बाकी वो जो दवा दे उसे ले लो। वो जानता है कि सिम्टम बेस्ड ट्रीटमेंट करना है कि हमें जो है उनका बायोसाइकिल रोकना है। तो ब्लॉकिंग ऑफ बायोसाइकिल ऑफ पैथोजेंस, वो दो तरीके से ट्रीटमेंट है। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन ये हमारे क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है। हिस्टामिन, हिस्टामिन वो होता है हमारी बॉडी के ऐसे प्रोटीन जो जब कभी पर कहीं सोर होता है, दाने निकल जाए या वूंड हो, तो क्या वहां पर जलन होती है? तो क्या वो जलन पर्पसफुल है? क्योंकि टेम्परेचर होगा तभी तो वो चीज जल्दी क्योर होगी। लेकिन हम उसे सह सकें, इफ वी कैन बियर दैट इन्फ्लेमेशन देन दैट वुंड विल बी हील्ड फ्रीक्वेंटली। जैसे जानवरों में जलन होती है तो वो उसमें बाहर से कुछ नहीं करते, जीभ लगा लगा के ठीक कर लेते हैं। यानी उससे क्या होता है कि जीभ से वो थूक लगाएंगे तो बताओ वहां पे क्या होगा?
कि ठंडा भी होता रहेगा। जब बोला तो वो एंटीसेप्टिक होता है, बोलिए। जब जो थूक लगाते वो एंटीसेप्टिक होता है। एंटीसेप्टिक कुछ भी हो, जैसे हम ये कह रहे हैं जो जलन की बात है, एक होता है कि हमारी त्वचा को जो हील कर दे वो कहते हैं एंटीसेप्टिक है, हमने सोफ्रामाइसिन लगा दी, हल्दी लगा दी। और एक होता है जो अंदर से जलन हो रही उसको किल करने के लिए हम अंदर से दवा ले लें, तो उसे क्या कहेंगे? एंटी हिस्टामिन। समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में और क्या कहा गया है? इफ वन ऑफ द अबव 3 सिम्टम्स आर प्रेजेंट वी स्टिल वुड हैव टू कंसल्ट डॉक्टर। इफ only one of the above 3 symptoms। अभी मैथ में क्या चल रहा है आपके यहाँ? बोलो। ओके ओके। और आप लोगों के यहाँ अनुराग माही? अच्छा अच्छा। माही प्रार्थना आप लोगों में? मैथ्स में क्या चल रहा है? ओके ओके। हैव टू टर्म 1 का हिस्सा है, लेकिन हम चालू कर देंगे कोऑर्डिनेटर, क्योंकि स्कूल में चल रहा है तो हमें भी चालू कर देना चाहिए। तो अगर आप में 1 सिम्टम है देन वुड यू स्टिल विजिट ए डॉक्टर? ठीक है। इट इज सो। वाई इट इज सो? बिकॉज ऑल द 3 सिम्टम्स मेक अस अनकंफर्टेबल, कि हम और इंतजार करेंगे कि हमारे अंदर और अभी कुछ आ जाए। बोलो। इट इज सो बिकॉज फिर हम बेड रिडन हो जाएंगे। अगर थोड़ी सी बीमारी में डॉक्टर को कंसल्ट कर लेना ठीक है, ना कि ज़्यादा बीमार होने का इंतजार करो। इट इज सो बिकॉज all the 3 symptoms make us uncomfortable। all the symptoms, जो भी symptoms है ना, if combinedly attack on us, if combinedly found in us, हमारे अंदर वो symptom पाए गए us, then they make us uncomfortable and bedridden। हम चारपाई पकड़ लेंगे, इसलिए थोड़े से बीमारी में ही दिखा लेना ठीक है। देन दीज, तो वो हमें क्या कर लेंगे? दीज विल मेक अस bedridden। सो इट इज़ बेटर टू कंसल्ट ए डॉक्टर व्हेन जस्ट सिवियरिटी इज लेसर। तो अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस डू यू थिंक दैट लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑन द योर हेल्थ आर लाइकली टू बी मोस्ट अनप्लेजेंट? किसकी वजह से हमें ज़्यादा खतरा हो सकता है आगे अपने भविष्य में? अगर हमारे लाइस हो जाए, जूं पड़ जाए सर में, तो ज़्यादा खतरा हो जाएगा कि जॉइंडिस हो जाए, पीलिया, पूरी बॉडी पीली पड़ जाए, या हमें कहीं मुहासे हो जाए, एक्ने हो जाए, तो बताओ। अरे मान लो चेहरे पे तो सभी के मुहासे हो जाते हैं, तो क्या किसी का ऑर्गन खराब हो जाता है? लेकिन जिसको पीलिया हो जाएगा, कि जिसकी यूरिन बहुत येलो कलर की आएगी, आँख पीली हो जाएगी, तो जो जॉइंडिस के सिम्टम है ना, उनका चेहरा ही पीला पड़ जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ जॉइंडिस का है। लाइस का मतलब बालों में जूं आ जाती है, ठीक है। जॉन्डिस। नाउ ये देखो कि जैसे जिसको जॉइंडिस होगा आपको पता ही चल जाएगा कि इसे जॉइंडिस है। उसकी इसकी आंखें पीली लग रही कुछ क्या? तो वो इसका पूरा शरीर पीला पड़ने लगेगा, आंखें पीली पड़ने लगेंगी, तो दिखने लगता है कि इसे जॉइंडिस हो गया है कोई भी। तो और साथ में वीक तो नहीं होंगी, लेकिन उसके बॉडी में जो ऑर्गन्स होंगे धीरे धीरे पूरा शरीर पीला पड़ जाएगा, और धीरे धीरे उसकी किडनी पर तो सबसे ज़्यादा असर पड़ता है।
तो बच्चे को या किसी को भी जॉइंटिस होगा तो आप इसके कलर से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जॉइंटिस वाला हाथ क्या है और एक नॉर्मल आदमी का, उसमें फ़र्क रहता है, मालूम है। तो बॉडी येलो कलर की नहीं हो जाएगी, बताओ। यस सर। तो इस तरीके से सर ये कैसे होता है? जॉइंटिस एक मिनट, ये देखो ऐसे हाथ भी पीला हो जाएगा। नाउ नो सर, ये पानी के कॉजेटिव एजेंट ऑफ जॉन्डिस, According to Medline Plus, conditions that can cause jaundice include हेपेटाइटिस ए, infections of हेपेटाइटिस the बी, liver सी, from डी, the ई, virus, सब ये hepatitis हेपेटाइटिस A, हैं। hepatitis B, हर केस में जॉन्डिस हो hepatitis जाएगा। C, hepatitis D, और and hepatitis C. इसमें क्या होगा कि किडनी पे अटैक हो जाता है, जिसको जॉन्डिस हुआ है फिर उसकी किडनी नहीं बचने पाती आगे चल के। सो तो इन केस ऑफ जॉन्डिस, इन केस ऑफ जॉन्डिस और हेपेटाइटिस, ये सब किससे फैलते हैं बताओ? वायरस से फैलते हैं कि बैक्टीरिया से? हमने पहले बताया है, अगर याद हो तो बता दो, बताओ किससे फैलता है, याद आ रहा है कुछ? सर वायरस। हाँ, वायरस से चेक कर लो, वायरस ही है। देख लो, इन केस ऑफ जॉन्डिस देयर वुड बी लॉन्ग टर्म इफेक्ट, देयर वुड बी लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑन आवर बॉडी। Jaundice is the result of disease called hepatitis. So it is, ये किसकी वजह से है? It is due to hepatitis virus. Hepatitis virus. पहली बात क्या कही कि जॉइंडिस का लॉन्ग टर्म इफेक्ट होगा और ये इस वायरस से फैलता है। इसकी वजह से क्या होगा? इन जॉइंडिस अवर लीवर, लोगों आपको मालूम है हमारा लीवर क्या काम करता है? लीवर तो दिखाया है ना आप लोगों को, लाइन बना। मतलब नहीं, किडनी यूरिन बनाती है, लीवर नहीं बनाता है। लेकिन लीवर हमारी बॉडी के सारे टॉक्सिक एजेंट को मार देता है। समझ में आई बात कि नहीं? सो ये देखिए ह्यूमन एनाटॉमी, अब आपको बता दें Here are some pictures that कि match. ये देखो कि यहाँ पर जस्ट एक मिनट रुकिए तो बताएं। कि ये है ह्यूमन एनाटॉमी में लीवर का है, लीवर दिख रहा है कि नहीं? ये है लीवर। तो ये इसके 42 फंक्शन है हमारी बॉडी में, सारे टॉक्सिक जहरीले पदार्थों को ये बिल्कुल किल कर देगा। और इसके अलावा इसका क्या काम है? दैट इज स्टोरेज। ये इसके अंदर जैसे प्लांट्स में स्टार्च होती है, तो हमारी बॉडी में अगर आप भूकंप में दबे रह गए ना 15 दिन तक, तो लीवर ही जिंदा रखेगा। इसके अंदर ग्लूकोज स्टोरेज रहती है ग्लाइकोजन के रूप में। बात समझ में आई? और इसके अलावा किडनी की लोकेशन देख लो। सो सर ये दोनों अलग अलग थे ना? लोकेशन ऑफ किडनी इन बॉडी, अभी फिर से दिखाते हैं। According to Teach Me Anatomy, the kidneys lie retroperitoneally in the abdomen. तो फ़र्क ये समझना चाहिए कि जो किडनी है वो हमारी बॉडी में यूरिन बनाती है, और जो ये है, ये जैसे ये है, तो ये किडनी यहाँ पीछे, इंटेस्टाइन के पीछे। समझ में आया? बिल्कुल बिल्कुल ठीक पीछे नीचे की ओर, यानी हिप से जस्ट ऊपर, समझो इतना समझ लो, हिप के ऊपर जो अंदर डेंट साल का है ना, बताओ। और इसका काम है यूरिन बनाना माई। और लोकेशन ऑफ लीवर इन ह्यूमन, According to Johns Hopkins और Medicine, ये the देखो, liver is located in the upper right hand. अगर आप ये देखेंगे कि हमारी बॉडी में लीवर कहाँ लोकेटेड है, तो ये लोकेटेड है। लीवर काफ़ी बड़ा होता है बात की नहीं? यानी हमारे ऊपर का लंग्स के ठीक नीचे है। समझ में आ गई? डीप ब्राउन कलर का होता है, और ये बॉडी में ज़्यादातर फंक्शन। लीवर नहीं अच्छा होगा ना, खाना खाओगी उल्टी हो जाएगी।
अब आगे देखो। सो ये क्या कह रहा है, इट इज ड्यू टू हेपेटाइटिस बी। और बता सकते हो जॉइंडिस की वजह से सबसे ज़्यादा इफेक्ट किसको होता है? क्या लीवर को होता है? ड्यू टू दिस ये हमारी बॉडी का उतना प्राइम ऑर्गन है जितना हार्ट है। अवर लीवर इज अफेक्टेड। ये मेल को होता है ना? क्या बोलो, क्या बता रही? तो ये मेल को होता है ना? जॉइंडिस ये मैं देख के बताऊंगा अगर ऐसी बात है तो। लीवर इज अफेक्टेड, ठीक है। एंड इट टेक्स मोर टाइम टू रिकवर फ्रॉम दिस डिसीज बाय टेकिंग प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड मोर टाइम, मोर रिकवरी पीरियड। जितना देर लगाओगे लीवर को उतना डैमेज होगा। पीरियड इज नीडेड, ठीक है, फॉर दिस डिसीज। किसके लिए? पीलिया। जॉइंडिस का मतलब क्या होता है? पीलिया, पूरी बॉडी और आंख पीली पड़ जाए। फॉर दिस डिसीज, और वो भी किसके अंडर में? अंडर, ठीक है। एंड मस्ट बी, इसमें क्या होना चाहिए? अंडर सुपरविजन ऑफ डॉक्टर। डॉक्टर की देख रेख में इसका इलाज होना चाहिए, नहीं तो जॉइंडिस अगर हो गया तो ठीक नहीं रहेगा। इन कंट्रास्ट लाइस कैन बी रिमूव्ड इजली विद, जैसे वो नहीं होता है कि जूं के लिए पहले वो होता था कि मेडिकल, तो जो जू को हटा देता है, नहीं होता, एक पाउच आता है तो मेडिकल लगा लो, जू हट जाती है। सो लाइस कैन बी रिमूव्ड इजीली। एक ऐड आता था पहले कि मेडिकर लगा लो तो जुओं से छुट्टी मिल जाएगी, बाल की जू के लिए। मेडिकर, MEDICER। बाजार में जाओगे 2 रुपए का शैम्पू जैसा पाउच आता है, बाल में लगाओ, जुएं साफ। तो इट कैन बी, वरना सिर में खुजली होती रहती, कभी होता है स्कैल्प में फंगस भी पड़ जाती तो भी सर खुजाता है। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि कैम्फर, हाँ डैंड्रफ हो जाता है तो फिर कपूर और नारियल का तेल लगाया जाता है, डैंड्रफ उससे किल हो जाता है। लेकिन जिसके जू पड़ जाती है, जू तो बहुत छोटी छोटी होती है ना, लाइस, तो ठीक है, तो लाउस से लाइस बना है। लाउस एक जू को कहते हैं, लाइस उसका प्लूरल है। कैन बी रिमूव्ड इजली बाय, ठीक है, विथ शॉर्ट ट्रीटमेंट। कुछ ऐसे ऑयल भी आते हैं ट्रीटमेंट। और तीसरी चीज क्या कही गई है? एंड एक्ने, एंड सेम इज विद एक्ने। तो एक्ने से कुछ होगा क्या? जो स्टेप्टोफाइलस बैक्टीरिया नहीं था क्या, आपने देखो क्या नाम बताया था एक्ने के लिए? वही है ये स्टेफिलोकोकी बैक्टीरिया। उससे क्या होगा? ठीक है, स्टेफिलोकोकी, ये क्या नाम है? स्टेफिलोकोकी। तो इससे कुछ नहीं होता है, कईयों के तो पूरे बहुत दिन तक भी पिंपल रहते हैं। कुछ हो जाता है क्या? सेम इज विद एक्ने, तो उससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा ना। अब हम बारी आती है कि वैक्सीनेशन क्यों दिया जाता है छोटे बच्चे को। तो ठीक है, और एक और भी चीज़ है कि वैक्सीनेशन का दूसरा नाम क्या है? देखो, इम्यूनाइजेशन, दोनों में थोड़ा फर्क है, तो वो हम पूरा बताएं आपको तब समझ में आएगा। एक होता है इनोकुलेशन, एक होता है इम्यूनाइजेशन, एक होता है वैक्सीनेशन। तो वो सारी चीज़ें हैं, वो सब आप समझें। नाउ एंटीबॉडीज क्या होती हैं? दीज आर, ओके, ठीक है। अब देखो एंटीबॉडीज क्या होती है कि दीज आर, ये हमारी बॉडी में क्या होती है? दीज आर वाइट ब्लड सेल्स, WBC। WBC कई तरीके के होते हैं, उनके शेप अलग अलग तरीके के होते हैं। विच फाइट विद, वो किससे लड़ते हैं?
पैथोजेंस, रोग कारक कीटाणुओं से, पैथोजेंस, इसको कहते हैं डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, रोग कारक, रोग के कारण वाले कीटाणुओं से, दैट इज डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो इनको कहते हैं। एंड इट इज ए काइंड ऑफ प्रोटीन, ठीक है, whose synthesis takes place on RER। प्रोटीन कहाँ बनते हैं? क्या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में? और उसका कोड किसके पास होता है? क्या डीएनए में? बोलो। सो इट इज सिंथेसाइज्ड ऑन रफ एंडो, हमारे अंदर तो न्यूक्लियस नहीं होगा। क्या? हर हमारी बॉडी सेल से बनी है, एक बूंद ब्लड गिरेगा उसमें मिलियंस ऑफ सेल हैं, और हर सेल में न्यूक्लियस होगा और उसके ऊपर रफ एंडोप्लाज्मिक और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। बोलो क्या पूछती हो? बताओ, हम बता दें, बताओ। अब पूरी बॉडी हम लोग मल्टी सेलुलर हैं, एक बूंद ब्लड में ही कितने सेल होते हैं, और पूरी बॉडी में तो ना जाने कितने। इट इज सिंथेसाइज्ड ऑन RER, ठीक है, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। एंड इट्स कोड इज प्रेजेंट इन डीएनए, और इट्स कोड इज प्रेजेंट इन डीएनए। अच्छा, अगर मान लो हमें नई एंटीबॉडीज बनानी है तो हमें पहले से ही अपने बॉडी को तैयार करना पड़ेगा, तो हम नए नए तरीके के अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म डालें हार्मफुल थोड़ी थोड़ी मात्रा में, जिससे कि हमारी बॉडी पहले से प्रिपेयर हो जाए, तो क्या यही इम्यून सिस्टम को डेवलप करना हुआ? और क्या यही इम्यूनाइजेशन हुआ? भाई आप अपनी बॉडी के इम्यून सिस्टम को बढ़ा रहे हैं, बाहर से थोड़ा ना थोड़ा। कुछ लोगों को मालूम है गर्म बालू पे हाथ मारते हैं और उनका हाथ हार्ड हो जाता है, और फिर वो इतना हार्ड हो जाएगा फिर चाहे कितने भी गर्म पे चीज़ पे हाथ रखेंगे जलता नहीं, मालूम है। कुछ लोग गर्म रेत पे चलते हैं, पैर बिल्कुल टफ हो जाता है। क्यों चलते हैं? क्योंकि फिर उससे वो इनसेंसिटिव हो जाएंगे कि नहीं, अपनी बॉडी को प्रिपेयर नहीं करते हैं किसी पर्टिकुलर टफ हैबिटेट के लिए। बोलो, तो ऐसा कुछ लोग प्रैक्टिस करते हैं कि नहीं? तो ऐसे ही हम अगर अपने बॉडी में थोड़ा थोड़ा ये हार्मफुल पैथोजन डालें तो बॉडी में इम्यून सिस्टम डेवलप हो जाएगा, हमारी बॉडी पहले से ही प्रिपेयर हो जाएगी। और ये बचपन से किया जाए तो और अच्छा, क्योंकि बचपन में तो बायोकेमिकल रिएक्शन बहुत रैपिड होती हैं। तो इसलिए हम ये देखेंगे व्हाट इज इम्यूनाइजेशन। नाउ इम्यून सिस्टम एंड इम्यूनाइजेशन। immune system and immunization. So children usually escape cold and cough infection because their immune system क्या होता है, फाइट्स ऑफ द माइक्रोब। ये कफ एंड कोल्ड बड़े लोगों को होती है कि एसी बंद कर दो, बच्चे लोग खेलते कूदते रहते हैं, पानी में कूदते रहते हैं, उनको कुछ होता है? क्यों नहीं होता? क्योंकि उनके अंदर इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, बड़ी जल्दी जल्दी प्रोटीन सिंथेसिस होता है। सो चिल्ड्रन यूजुअली, ठीक है, एस्केप कोल्ड एंड कफ ड्यू टू देयर एबिलिटी टू किल इन्फ्लुएंजा वायरस। तो इम्यून सिस्टम क्या होता है? किसी को भी कर सकते हैं। ज़्यादातर अभी तक बच्चों को तो कोरोना का टीका इसीलिए तो नहीं लगाया गया क्योंकि बच्चों की तरफ से प्रधानमंत्री को चिंता नहीं थी। उन्हें मालूम था बच्चे लोग तो कर लेंगे, कैपेबल हैं, दे कैन डू द सेम थिंग। और उनके साथ इतना रिस्क ले लिया गया कि उनके स्कूल भी खोल दिए गए। उन्हें मालूम है इनका इम्यून सिस्टम ठीक है, इनको भेजा जा सकता है। लेकिन बड़ों के साथ और 9th से इसलिए खोले गए कि थोड़ा सा वो क्या कि क्योर भी करेंगे खुद को। छोटे बच्चे मिक्सअप हो जाएंगे जल्दी जल्दी, अगर एक से तो बड़ी तेज़ी से फैलेगा। बड़े लोग समझदार होंगे, छोटे में नहीं समझ होगी। तो इसलिए एक वो इस चीज़ को देखते हुए क्लासेस भी डिसाइड की गई हैं कि किसको खोला जाए स्कूल, किसको ना खोला जाए। अब इस चीज़ में दैट इज़ आवर बॉडी हैज़ सेल्फ डिफेंस सिस्टम, and when some pathogen enters in our body
then our body has a capability to kill that microorganism और foreign material जो बाहर से आ रहा है, and this is called immune system. बोलो बात समझ में आई कि our body, हमारी बॉडी में क्या है, अगर है सेल्फ डिफेंस सिस्टम, अगर हम बात बात पे मेडिसिन ना लें तो क्या हमारी बॉडी खुद उन बीमारियों को क्योर कर सकती है? अगर हम थोड़ा चीज़ों पर ध्यान दें, ठीक है, और केयर करें, प्रिवेंशन मैकेनिज्म जो जो कहा जा रहा है वो करें, तो हमारी बॉडी खुद, उसको टाइम दिया जाए, रेस्ट दिया जाए. तो हम तो कहते नहीं हमें आज ही डॉक्टर ठीक करो, कल तो मेरा स्कूल है. तो बॉडी को आपने समय दिया नहीं, और अगर बाहर से आप ट्रीटमेंट लेने लगोगे तो क्या फिर बॉडी आगे हिम्मत जुटा पाएगी? कभी डिफेंस सिस्टम उसमें बिल्डअप हो पाएगा? तो आवर बॉडी है सेल्फ डिफेंस सिस्टम, ठीक है, विच इज इन बिल्ट, हमारी बॉडी में बनता है, इन बिल्ट. व्हेन सम पैथोजन, पैथोजन बोल सकते हो, या इन्फेक्शियस एजेंट जो हमें इन्फेक्ट करना चाहता है, ठीक है, या फॉरेन बॉडी जो बाहर से आ रही है, उसे क्या कहोगे? फॉरेन बॉडी. हार्मफुल है, बाहर से आ गई, अजनबी है हमारे शरीर के लिए, पता नहीं कहाँ से आ गई. बॉडी एंटर्स इन अस, एंटर्स इन अस थ्रू डिफरेंट ओपनिंग्स, पता नहीं कहाँ से, ब्लड से आ जाती है, तो कभी माउथ से, तो कभी नोस्ट्रिल से चली जाती है. एंटर्स इन अस देन ड्यू टू सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म, these जो माइक्रोब्स हैं वो किल हो जाते हैं. मालूम है इसके लिए लाइजोम है, उनको खा जाएगा. सेल में मालूम है लाइजोम होता है, उसमें स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं. वो क्यों होता है? वो बाहर के अजनबियों को खा जाएगा, डाइजेस्ट कर जाएगा. और अगर मान लो सेल मर जाए तो खुद ही को अपनी सेल को भी डाइजेस्ट कर लेगा. लेकिन लाइजोम का यही काम ही है कि कोई भी चीज़ अगर सेल के अंदर आ गई बाहर से तो वो छोड़ेगा नहीं उसको. हाँ, तो वो सब पैथोजन को तो खाता है. देन ड्यू टू सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म दीज पैथोजन्स आर किल्ड. पैथोजन्स या तो किल्ड हो जाते हैं, किल्ड, और देयर उनका खुद का भी एक मेटाबॉलिक पाथवे है, क्योंकि वो भी तो एक जानवर ही है या कुछ, वो एक तरीके के ऑर्गेनिज्म ही तो हैं. तो क्या उनमें अपना कोई मेटाबॉलिज्म नहीं चल रहा होगा? क्या उनकी खुद की बायोकेमिकल रिएक्शंस नहीं हो रही होंगी? और देयर मेटाबॉलिक पाथवे इज ब्लॉक्ड. तो हमारी बॉडी में ऐसे एंजाइम है जो उनकी सेल वॉल ही नहीं बनने देगा बैक्टीरिया की. बताओ, सेल वॉल नहीं बनेगा तो क्या बैक्टीरिया अपने बच्चे पैदा कर पाएगा? बताओ, उसमें सेल डिवीजन होगा क्या? बताओ. सो देयर मेटाबॉलिक पाथवेज इज ब्लॉक्ड एंड वी एस्केप फ्रॉम डिसीजेस. और ऐसा होने की वजह से क्या होता है? एंड वी एस्केप, हम बच जाते हैं बीमारियों से. इसे क्या कहते हैं बताओ? दिस इज कॉल्ड, इसे क्या कहते हैं? यदि हमारी बॉडी के सेल इन बिल्ट डिफेंस सिस्टम, यही बात है, दिस इज कॉल्ड, मतलब अगर हम बच गए, जैसे अगर एक कमरे में एक को छींक आई और अगर स्कूल के बच्चों में 2 बच्चे बीमार पड़ गए और 38 बच गए, तो बताओ किसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है? उन्हें क्यों नहीं हुआ? उनका अच्छा है. तो जिसका उसमें भी बहुत हेल्दी होगा, जो स्पोर्ट्स पर्सन होगा, उसका और स्ट्रांग होगा, वो और नहीं बीमार पड़ेगा. तो जिसका इम्यून सिस्टम अच्छा है, जिसने न्यूट्रिशियस फूड खाया है, अच्छी तरीके से बॉडी मेंटेन किया है, या वो जो भी रेगुलर एक्सरसाइज करता रहा है, तो इम्यून सिस्टम अच्छा होगा, वो बीमारी से बच के निकल जाएगा. कोरोना के बगल में भी खड़ा हो गया ना, तो भी कोरोना थोड़ा बहुत असर डाल के चला जाएगा, उसे मालूम भी नहीं चलेगा कोरोना कब आया कब चला गया. लेकिन जिसका वीक है उसकी तो जान ले लेगा कोरोना. समझ में आई बात कि नहीं? तो इम्यून सिस्टम इस वजह से होता है. सो अब जरा देखिए कि इट इज़ कॉल्ड इम्यून सिस्टम. अब आगे बात क्या कही गई है कि इफ इम्यून सिस्टम को हम बढ़ा दें, सो दैट इज कॉल्ड, इफ
we can increase our immune system by any method, किसी न किसी मेथड से बढ़ाएं, by some means। अब वो चीज वैक्सीनेशन हो सकती है, टीका लगा लें, है ना, वैक्सीनेशन या इनोकुलेशन। माउथ ड्रॉप भी तो दी जाती कि नहीं, पोलियो की ड्रॉप नहीं देखी क्या, मुंह में दो बूंद डाली जाती कि नहीं, किसी न किसी तरीके से बढ़ाएं, चाहे हम टीका लगाएं, सुई लगाएं, या मुंह में 2 बूंद दवा डाल लें, उसकी वजह से किसी न किसी तरह से बढ़ाएं, देन इट इज कॉल्ड, तब उसे क्या कहेंगे, बताओ कोई, नहीं, इम्यूनाइजेशन। हम अगर अपने इम्यून सिस्टम को बढ़ा लें तो उसे क्या कहेंगे, बताओ, इम्यून सिस्टम को बढ़ाना ही तो इम्यूनाइजेशन हुआ कि नहीं। अब हम अपने इम्यून सिस्टम को बढ़ा लें, उसे इम्यूनाइजेशन कहेंगे। लेकिन इम्यूनाइजेशन 2 तरीके से किया जा सकता है, या तो हमारे अंदर थोड़े थोड़े पैथोजेंस की एंट्री करा के, तो क्या उसे वैक्सीनेशन कहेंगे, और अगर ओरल ड्रॉप्स दी जाए तो क्या इनोकुलेशन कहेंगे, और इनोकुलेशन, तो इनोकुलेशन में ओरल ड्रॉप होती है, मुंह से दी जाएंगी, और इसमें इंजेक्टिंग पैथोजेंस इन वेरी लिटिल अमाउंट, सो इंजेक्टिंग पैथोजेंस। लेकिन बहुत बार वैक्सीनेशन तो सिर्फ इंजेक्शन लगता है, जब बीमार पड़ जाता है उसके बाद। बीमार पड़ने के बाद इंजेक्शन नहीं लगना चाहिए, बच्चों को लग जाएगा, तो उससे क्या होगा, कई बार उसकी वजह से थोड़ा फीवर आता है, इंजेक्शन लगने के बाद पैथोजन अपना असर दिखाते हैं, फिर बॉडी उसको उस पर हावी हो जाती है, नाउ बॉडी कैन आउटवे और डोमिनेट्स ओवर। वोमिटिंग हो रहा है तो वो डॉक्टर के पास आते तो वो वैक्सीनेशन लगा देते हैं। वो इम्यूनाइजेशन के लिए नहीं है, वो इंजेक्ट इसलिए कर देता है कि ब्लड में सीधा चला जाएगा। एक चीज़ होता है कि आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जाए फिर उससे एब्जॉर्ब हो, और एक होता है कि ब्लड में कोई चीज़ सीधे ही डाल दो। लड़ना तो सेल को ही है, ब्लड सेल्स को। अब ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट तो ब्लड से अलग है ना, समझ में आई बात कि नहीं। तो वही दवा अगर आपके डाइजेस्टिव में खा के चले, फिर खाओ, फिर उसके बाद इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो, तब सेल तक पहुंचे, तो उसमें ज़्यादा समय लगेगा कि ब्लड में डालो खट से। कम लगेगा भाई वैक्सीनेशन 900 लीटर पर डे पंपिंग होती है ब्लड की, 900 भी नहीं, 6400 लीटर। अब इतनी तेजी से ब्लड दौड़ रहा है पूरे शरीर में, हर जगह फैला हुआ है, तो ब्लड में डालना दवा पसंद करोगे कि खाना पसंद करोगे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, तो वही फिर असर तो उसी का होगा। लेकिन वो इम्यूनाइजेशन नहीं है, वो किसी बीमारी का ट्रीटमेंट है। इम्यूनाइजेशन जब पर्पजली हमारी बॉडी में पैथोजन डाला जाए और हमारी बॉडी को तैयार किया जाए, और वो भी बचपन में ही तैयार कर दिया जाए, बड़े में नहीं, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनमें बायोकेमिकल रिएक्शंस बहुत तेज होती हैं, तो बॉडी तैयार हो जाती है। तो ये किस लिए, इंजेक्टिंग पैथोजेंस डेलिबरेटली, जानबूझ के डाल दिया जाए, इन स्मॉल अमाउंट। जैसे कोई किसी को हाथ लग गया किसी का आपके, तो वो कहता है मैम देखो इसने मुझे मारा है, तो मैम पूछेंगी हैव यू डेलिबरेटली हिट हिम, क्या आपने इसे जानबूझ के मारा है, तो वो बोलेगा नो मैम आई हैव नॉट डेलिबरेटली हिट हिम, इट वाज नॉट माय इंटेंशन एंड इट वाज रिफ्लेक्सिवली, मेरा हाथ झटके से इट वाज गोइंग दैट साइड एंड इट वाज ए हिट ऑन हिम। ओके देन सिट डाउन। बोलो ऐसे बोलते हो कि नहीं? हाँ, तो ये चीज़ बोलते हो। तो इंजेक्टिंग पैथोजन in a small amount, okay, pathogens in a small amount, deliberately amount, amount लिख दिया है, amount, ठीक है, in body, so that body is well prepared in advance when pathogen really attacks on us.
बस ऐसा कैसे होता है? क्योंकि वो वेल प्रिपेयर्ड इन एडवांस का मतलब है वो सीख जाती है कि इससे हमें कैसे लड़ना है, ठीक है कि नहीं? तो कभी भी आगे आएगा तो वो उससे लड़ लेगी। तो अब जरा देखो कि इनोकुलेशन की पैथोजेंस ही है वो भी, आर ओरली, ठीक है, गिवन टू चिल्ड्रन टू इंक्रीज देयर इम्यून सिस्टम। है बात? देयर है, चाहे वो ब्लड में डाल दो, लेकिन हमें कोई जल्दी तो है नहीं ब्लड ही में डालें, उनका इम्यून सिस्टम बढ़ा दो। इंक्रीज, दोनों तो ब्लड में डालते हैं भाई एक माउथ में ओरल ड्रॉप्स नहीं देखी हैं क्या पोलियो की? ये सर मैं दिखा देता हूँ, ओरल ड्रॉप्स, ये देखो, तो बच्चों को दी जाती है, लगभग हर साल दी जाती है जब पोलियो का होता नहीं है, तो इसका बहुत प्रचार आता है। नाउ एक मिनट, 2 बूंद जिंदगी की, तो ऐसे ऐड आते हैं कि जिसमें दिखाया जाता है कि ओरल ड्रॉप्स, तो ये बच्चे के मुंह में ऐसे डाली जाती है, और इसका अमिताभ बच्चन प्रचार भी तो करते हैं, नहीं देखा है क्या? 5 साल के बच्चों तक, तो छोटे बच्चे के मुंह में 2 बूंद डाल दिया, फिर उसको पोलियो। पहले हमारे इंडिया में बहुत पोलियो होता था, अब हमने पोलियो का 2014 में ही हमने पूरे भारत से इरेडिकेट कर दिया है। अब एक भी पोलियो का शिकार नहीं, चूंकि ये इन्फेक्शियस डिसीज है, तो इस वजह से अब एक को भी पोलियो नहीं है तो किसी को भी पोलियो नहीं होता है। ये तो पहले कॉमन था। ये चीज़ है, तो ओरल समझ में आ गया ना? टू इंक्रीज देयर इम्यूनिटी, बात सही है? खैर इसमें अभी हमें और भी कुछ बताना है, सो इन नेक्स्ट क्लास कि वैक्सीनेशन क्या है, इसका नाम वैक्सीनेशन क्यों पड़ा, ये सब हम नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे। ओके, थैंक यू।